चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। देखो, इस चैप्टर में हम लोग जो फाइनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे थे ना, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के सम्स किए थे और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से आज हमें देखना है। यहाँ ध्यान दो कि हम लोग जैसे देख रहे थे, हर सम में कुछ ना कुछ जो है वो ये नया पॉइंट था, है ना। हर सम में कुछ ना कुछ नए पॉइंट थे। मैं आपको बोल भी रहा था कि उसे नोट करते जाना। आज भी जो हमें सम्स देखने हैं उसमें भी हर सम में अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग जो है वो चीजें हैं, उसे नोट करना। जैसे कि अब फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, टेक्स्ट बुक साथ में रखो और उसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड परचेज फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम नवरंग ट्रेडर्स। वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने नवरंग ट्रेडर्स से ये सब चीजें खरीदी है। लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, डेप्टर, फर्नीचर, क्रेडिटर, ये सब खरीदा है। देखो, ये सब खरीदा है, इसका मतलब समझो कि भाई पूरा बिजनेस ही खरीद लिया, पूरा बिजनेस ही उसका खरीदा है ना उसने। मतलब कैसे कि ये वोल्टास इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने नवरंग ट्रेडर्स को टेक ओवर कर लिया, उसके सब चीजें खरीद ली। नहीं तो ये डेप्टर क्रेडिटर कोई शॉप पे मिलते हैं क्या? डेप्टर क्रेडिटर कौन सी शॉप से खरीदे जाते हैं? नहीं ना, पूरा बिजनेस ही खरीद लिया है उसने। एंड डिसाइडेड टू पे फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 15,36,000। इन सबके बदले में वो 15,36,000 देने को तैयार हैं। Voltas Electric Limited paid the purchase consideration by issue 11% debenture of 100 each at a premium of 20%. Pass necessary journal entries. यहाँ पर है कि जो बिजनेस पूरा खरीदा ना नवरंग ट्रेडर्स से, तो उनको 15,36,000 देने हैं। ये परचेज कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, ये भाई इतने में हम लोग बिजनेस खरीदेंगे, भाई ना पूरे बिजनेस के 15,36,000 देंगे हम लोग। और वो कैश में नहीं देंगे, उसके बदले में क्या उन्होंने दिए हैं? डिबेंचर्स दिए हैं। कल भी हमने एक सम देखा था ना 11th वाला, कि जिसके अंदर जो है वो कोई मशीन खरीदी थी, मशीन के बदले में जो है वो डिबेंचर दिए थे। यहाँ पर पूरा बिजनेस खरीदा है, बिजनेस के बदले में भी डिबेंचर ही दे रहे हैं हम लोग। तो एंट्रीज वैसे ही करनी है, लेकिन यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट की तरह, एक हिडन थिंग की तरह जो है वो चीजें दी गई है, वो समझना। देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उन्होंने क्या क्या खरीदा है। लैंड बिल्डिंग 8 लाख की, मशीनरी 275, फर्नीचर 120, स्टॉक 225, डेप्टर 80,000, क्रेडिटर 80,000 के खरीदे हैं। अगर उनकी नेट वैल्यू हम लोग फाइंड करने जाए ना, तो नेट वैल्यू कहते हैं ये एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना। ये सब एसेट्स हैं, डेप्टर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, क्रेडिटर लायबिलिटी है। तो इसमें से ये माइनस करो तो वो बाकी की नेट वैल्यू मिलती है हमें, कि भाई बिजनेस की नेट वैल्यू कितनी है। मतलब अगर हम लोग सब एसेट्स काउंट करें ना, इन सब का प्लस, तो इन सब का प्लस कुछ होता है 15 लाख रुपीज, 15 लाख। और उसमें से अगर क्रेडिटर माइनस करें, हम जब बिजनेस खरीदते हैं तो सामने क्रेडिटर के पैसे थोड़ी देंगे, क्रेडिटर उल्टा कम करके देंगे ना, लायबिलिटी माइनस होके देगी। मैं आपका अगर बिजनेस खरीद रहा हूँ, आपके क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे चुकाने हैं, तो वो मैं आपको थोड़ी दूंगा। मैं अब डायरेक्ट उस क्रेडिटर को पैसे चुकाऊंगा ना, तो आपको उतने पैसे मैं कम दूंगा फिर, ठीक है ना। लायबिलिटी के पैसे माइनस होकर काउंट किए जाते हैं। मतलब अगर एसेट्स गिने तो एसेट्स सब 15 लाख की है, उसमें से लायबिलिटी 80,000 की माइनस करो तो बाकी बचते हैं 14,20,000। बिजनेस की वैल्यू 14,20,000 है, लेकिन फिर भी उसको दिए जा रहे हैं 15,36,000। बिजनेस खरीदा तो उसको 15,36,000 देखो दिया हुआ ना परचेज कंसिडरेशन। तो यहां सबका प्लस माइनस करें तो उसकी वैल्यू 14 लाख की बन रही है, उसको 15 लाख क्यों दे रहे हैं? मतलब अप्रोक्सीमेट 1,16,000 रुपीज उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? तो कोई बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा अगर कोई चीज के पैसे दिए जाते हो, तो वो पैसे होते हैं उसकी गुडविल के पैसे। क्या होते हैं? गुडविल के पैसे होते हैं उसमें। क्योंकि हम किसी का भी बिजनेस अगर टेक ओवर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उसको गुडविल की अमाउंट भी तो देनी पड़ती है ना। ये तो हम लोग अकाउंट में पहले दिन से सीखते आ रहे हैं, 11 में भी ये सीखा था हमने। सही बात के नहीं? तो यहाँ जो 1420 के सामने उसको 15,36,000 दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना 1,16,000, वो किसके दे रहे हैं? गुडविल के दे रहे हैं, जो एंट्री भी हमें मेंशन करनी पड़ेगी, बरोबर ना। वो एंट्री भी मेंशन करनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। इसलिए तो मैंने बताया ना, ये एक हिडन एडजस्टमेंट की तरह है। 1,16,000 की गुडविल हो गई यहाँ पर, बरोबर। तो अब ये सब चीजें खरीदी है, इनकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री कैसे? दो ही एंट्री उसमें होगी।
पहली एंट्री होगी कि हम सब सामान खरीद रहे हैं, ये सब सामान खरीद रहे हैं तो ये सब लिखने पड़ेंगे ना हमें डेबिट में। एसेट सब कहाँ लिखी जाती है? डेबिट में। और लायबिलिटी कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट में। तो डेबिट में सब लिखा जाएगा कि भाई लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 8 लाख, 8 लाख का हुआ। मशीनरी हमने खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट वो खरीदी है 2,75,000 की। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1,20,000। जो भी एसेट्स खरीदे हैं सब डेबिट में ना। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,25,000। उसके साथ डेप्टर्स अकाउंट डेबिट वो है 80,000 और उसके साथ लिखना होगा गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल भी तो एक तरह की इनटेंजिबल एसेट ही है ना, दिखाई नहीं देती पर एसेट है ना। वो गुडविल कितने की काउंट की हमने? 1,16,000 की, 1,16,000 गुडविल अकाउंट डेबिट। ध्यान देना ये हिडन एडजस्टमेंट की तरह हुआ, ध्यान रखना है इस पॉइंट में। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो ये क्रेडिटर जो लायबिलिटी है वो तो क्रेडिट में लिखे जाएंगे ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट वो क्रेडिट में 80,000 एंड फाइनली लिखा जाएगा टू नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट जिससे हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं, नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट, और उसे टोटल दे रहे हैं 15,36,000। उसे इतने देने हैं ना, बराबर ना। ये सब हमने खरीदे एसेट्स, लायबिलिटी खरीदी और उसके साथ नवरंग ट्रेडर्स को इतने पैसे दे रहे हैं। ये कंबाइंड जर्नल एंट्री होगी, बराबर। ध्यान रखना है इसमें और चेक कर लेना डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है ना। जर्नल एंट्री में दोनों सेम होने चाहिए ना, यहाँ चेक कर लेना इनका टोटल और इसका टोटल सेम ही आएगा। तो ये पहली जर्नल एंट्री के ये सब हम खरीद रहे हैं। और फिर दूसरी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे कि जो खरीद रहे हैं उसके बदले में उसे डिबेंचर दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं डिबेंचर? वो डिबेंचर दे रहे हैं हम लोग प्रीमियम पे, प्रीमियम पे है ना, 20% प्रीमियम पे दे रहे हैं। तो उसकी एंट्री की जाती है कि नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। उसे डिबेंचर कितने परसेंटेज के दे रहे हैं? 11% के ना। तो 11% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कि उसे प्रीमियम पे हम लोग दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इनकी अमाउंट में नवरंग ट्रेडर्स अकाउंट उसमें तो लिखेंगे 15,36,000 क्योंकि टोटल तो उसे इतने ही रुपए देने हैं ना। लेकिन यहाँ डिबेंचर और यहाँ प्रीमियम में कितना, वो कैसे पता चले कि भाई यहाँ डिबेंचर में कितना लिखें और प्रीमियम में कितना लिखें? टोटल तो सेम ही आना चाहिए। तो ऐसे मत गिन लेना कि 20% प्रीमियम देना है मतलब इसके 20% निकाल के प्रीमियम लिख दें हम लोग, ऐसे नहीं, बराबर, वो अलग होगा। यहाँ पर जब भी ऐसे डिबेंचर फाइंड करने हो ना तो पहले नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे पास होने चाहिए। ऐसे आगे भी 2-3 सम आएंगे, पहले हमारे पास होने चाहिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर दिए? 11% के डिबेंचर, वो तो इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन कितने डिबेंचर दिए कि भाई आगे कल क्वेश्चन किया था हमने, भाई उसमें मेंशन था भाई उसके 15 लाख के सामने हमने 14,10,000 डिबेंचर दिए या 15 लाख के सामने इतने डिबेंचर दिए, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर रफ में ये कंपलसरी फाइंड करना होगा जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर जो कैसे फाइंड करेंगे? वो फाइंड करेंगे परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन और डिवाइड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो परचेज कंसिडरेशन हमारी 15,36,000 की है, 15,36,000 और उसके सामने फाइनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फाइनल वैल्यू मतलब प्रीमियम हो तो प्रीमियम चढ़ाकर प्रीमियम प्लस करके डिबेंचर, या डिस्काउंट हो तो डिस्काउंट माइनस करके डिबेंचर, वो फाइनल वैल्यू बतानी है। तो यहाँ फाइनल वैल्यू देखो 100 रुपए का डिबेंचर है दिया हुआ है और उस पर 20% प्रीमियम मतलब 20 रुपए का प्रीमियम, 120 रुपए हुई फाइनल वैल्यू। तो फाइनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर हुई 120 रुपीज, सही बात है ना। फिर इनका डिवाइड होगा ना, अगर हम डिवाइड करें 12 1 12
2 जा और 8 जा कितने हो जाएंगे? 12,800 हो जाएंगे। 12,800 डिबेंचर हम लोग उसे दे रहे हैं। 100 रुपए के 12,800 डिबेंचर उसे देंगे, ये नंबर ऑफ डिबेंचर उसे मिलेगा। डिबेंचर मतलब होता तो एक सर्टिफिकेट ही है ना, तो ऐसे 12,800 डिबेंचर के सर्टिफिकेट उसे देंगे हम लोग, बराबर। तो यहाँ जो अमाउंट आएगी ना वो इसके हिसाब से आएगी कि 12,800 डिबेंचर हुए तो ये 11% डिबेंचर जिसके अंदर 12,800 के 100 रुपए होंगे, 100 रुपीज होंगे, और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में 12,800 के 20 रुपए होंगे, 20 रुपए का प्रीमियम ना, 100 रुपए का डिबेंचर, 20 रुपए का प्रीमियम। तो 12,800 के 100 रुपीज अगर गिने तो कितने हो जाएंगे? 12,80,000, 12,80,000 ना, और इसके अगर हम 20 रुपीज गिने तो कितने हो जाएंगे? 25, 2,56,000, 2,56,000 हो जाएगा उसमें, बराबर। तो ये दोनों का टोटल 15,36,000 हुआ ना। समझ आ रही है बात? हो रहा है माइंड में क्लियर कि कैसे काउंट करना है हमें? एंट्री खाली 2 ही करनी है, लेकिन पूरा लॉजिक ध्यान देना। ये 2 एंट्री भी 3 मार्क में आपको पूछी जाती है भाई। कैसे गुडविल काउंट करना है वो लॉजिक भी ध्यान देना, और कैसे इनकी अमाउंट लिखनी है उसके लिए नंबर ऑफ डिबेंचर काउंट करना है वो भी लॉजिक ध्यान देना। फिर से बोल रहा हूँ, हर सम में ये सब पॉइंट नए नए हैं, ये ध्यान देना। अब तो इसे अच्छी तरह से लिख लो, माइंड में नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो अब इसके बाद जो 13 वाला क्वेश्चन है वो फिर देखें हम लोग। अब जैसे 13 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कंपनी हैड 21 लाख इश्यूड 10.5% डिबेंचर एज ऑन 1 अप्रैल 2017. During the year, company took a loan of 5,50,000 from the bank as on 10th August 2017. Again, this company issued new 10.5% debenture of 5 lakh as a collateral security. देखो, कंपनी के पास टोटल 21 लाख के जो है वो डिबेंचर्स हैं, वो डिबेंचर इश्यू किए हैं, वो अलग है। लेकिन कंपनी को बीच में ही पैसों की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने बैंक से 5,50,000 की लोन ली है। और बैंक से कुछ भी लोन लेते हैं तो उसके सामने कुछ सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है ना, कुछ गिरवी तो रखना पड़ता है ना हमें वहां पर, बराबर ना। और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 5,50,000 की लोन ली है ना उसके सामने 5 लाख के डिबेंचर सिक्योरिटी में रखे हैं, और कुछ गिरवी नहीं। जैसे हम पता है घर के लिए लोन लेते हैं तो घर गिरवी रखवाना पड़ता है, गाड़ी के लिए लोन लेते हैं तो गाड़ी गिरवी रखवानी पड़ती है बैंक में। अब यहाँ पर कोई बिजनेस के लिए लोन लिया है 5,50,000 का और उसके सामने और कुछ नहीं, डिबेंचर ही गिरवी रखे हैं कि बैंक के अगर बाय चांस हमने पैसे नहीं भी दिए तो बैंक के पास डिबेंचर तो पड़े हुए हैं ना। और जितना टाइम बैंक के पास डिबेंचर रहेंगे ना उतना टाइम उसको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, वो बैंक का प्रॉफिट वो अलग से। इसलिए तो 5.5 लाख के सामने 5 लाख के ही डिबेंचर जो है वो इश्यू रखे हैं या तो सिक्योरिटी में रखे हैं, बराबर। ये समझना 5,50,000 की लोन ली है और उसके सामने 5 लाख की सिक्योरिटी रखी है, मॉर्टेज रखा है हमने, गिरवी रखे हैं डिबेंचर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अंडर द फॉलोइंग मेथड फ्रॉम द अबाउट ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ कंपनी। यहाँ पर 2 मेथड से हमें एंट्रीज बतानी है। नंबर 1 के इफ डिबेंचर आर इश्यूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी इज रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ कंपनी, एंड नंबर 2 इज नॉट रिकॉर्डेड इन अ बुक ऑफ कंपनी। 2 सिचुएशन है कि हमने जो गिरवी रखा है ना उसकी एंट्री बुक में बतानी है, और दूसरा कि उसकी एंट्री बुक में नहीं बतानी। अगर हमने कुछ गिरवी रखा है तो उसकी एंट्री या तो बतानी पड़ेगी या तो नहीं बतानी पड़ेगी। ऐसे दोनों सिचुएशन में हमें जर्नल एंट्री करके बताना है। और उसके साथ शो द डिटेल अबाउट डिबेंचर एंड बैंक लोन इन अ कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। और फिर बैलेंस शीट में भी ये दोनों सिचुएशन की एंट्री करके बतानी है। देखो सिंपल सी बात है, जर्नल एंट्री करनी है, 2 ही जर्नल एंट्री है, 2 सिचुएशन है। एक बैंक से लोन लिया है, दूसरा कि बैंक में जो है वो हमने सिक्योरिटी दी, डिबेंचर गिरवी रखे हैं, बराबर। और वो 2 सिचुएशन में बतानी है। पहली सिचुएशन जब ये जो गिरवी रखे हैं उसकी एंट्री करनी है, तो मतलब उसमें दोनों एंट्री होगी ना। पहली सिचुएशन में लोन भी लिया, गिरवी भी रखा। दूसरी सिचुएशन में जो गिरवी रखा है उसकी एंट्री नहीं बतानी, खाली लोन लिया है उसकी एंट्री बतानी है हमें, ठीक है। ऐसे 2 सिचुएशन में जो है वो हमें बताना है। तो यहां पर लिखा जाएगा फिर पहली सिचुएशन में कि इफ कोलेटरल सिक्योरिटी
collateral security is recorded, कि अगर समझो collateral security हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब बुक में मेंशन करना है कि हाँ भाई हमने जो है वो गिरवी रखा है, तो उसकी दो एंट्रीज करेंगे, एक बैंक से लोन लिया, दूसरा हमने डिबेंचर गिरवी रखे, वरना बेचे नहीं है डिबेंचर, पब्लिक को बेचे नहीं है, गिरवी रखे हैं खाली। भाई अगर हमने लोन के पैसे वापस दे दिए तो हमारे डिबेंचर भी हमें वापस मिल जाएंगे, बराबर ना। तो उनकी दो एंट्री कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी हमें रिकॉर्ड करनी है, तो पहली एंट्री कि हमने बैंक से लोन ली है, उसकी एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये सब एंट्रीज भी सब अलग अलग है, ये सब रूल्स में नहीं है, ये सिंपल लॉजिकल एंट्रीज हैं। लोन लिया है मतलब क्या होगा, हमें पैसे मिले ना, कैश के थ्रू थोड़ी, बैंक में ही जमा हो जाएंगे हमारे पैसे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और लोन हमारी लायबिलिटी होती है इसलिए वो क्रेडिट में लिखते हैं, टू बैंक लोन। हमने कितनी लोन ली है, तो वो आएगा 5,50,000 रुपीज की, 5,50,000 की हमने लोन लिया है, बराबर। और दूसरी एंट्री कि उस लोन के सामने जो है वो हमने डिबेंचर गिरवी रखे हैं, लोन के सामने डिबेंचर गिरवी रखे हैं, उसकी एंट्री करनी है, इज रिकॉर्डेड कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए लिखते हैं कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहां डिबेंचर सस्पेंस लिखा जाता है, टू 10.5% डिबेंचर अकाउंट। कितने परसेंटेज के डिबेंचर हमने रखे थे, 10.5% ना। डिबेंचर सस्पेंस ये एक अकाउंट बनता है, जब अगर हम डिबेंचर गिरवी रखते हैं तो ये अकाउंट लिखा जाता है, ये नाम भी ध्यान रखना, क्योंकि खाली गिरवी रखें, बेचे नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो यहाँ पर नहीं, साइड में रखे हैं बैंक के पास, अगर हमने लोन वापस दे दी 5,50,000 बैंक को दे देंगे तो बैंक हमारे डिबेंचर भी वापस कर देगी, तो इसलिए डिबेंचर सस्पेंस टू 10.5% डिबेंचर। कितने डिबेंचर हमने रखे थे गिरवी, तो 5 लाख के डिबेंचर, 5 लाख के डिबेंचर हमने रखे थे ना, तो ये दोनों एंट्री हो गई। ये पहली सिचुएशन, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी रिकॉर्ड करनी है तो ऐसे करेंगे। या तो सेकंड सिचुएशन कि इफ कोलेटरल सिक्योरिटी इज नॉट रिकॉर्डेड, कि अगर कोलेटरल सिक्योरिटी हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, दूसरी सिचुएशन, तो अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर एक ही एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री नहीं, भाई हमने गिरवी रखा है, क्योंकि बेचा थोड़ी है, एंट्री करने की जरूर नहीं है, खाली गिरवी रखा है, साइड में रखे हैं बैंक के पास, तो इसकी एंट्री करने की जरूर नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे हम लोग। तो फिर उसकी सिर्फ एक ही एंट्री आएगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, कि हमने सिर्फ 5,50,000 की लोन ली है। समझ आ रही है बात है, ये सेकंड सिचुएशन की एंट्री हो गई हमारी, सिंपल सी, बस ये दो सिचुएशन हमें बतानी है। अगर भाई सिक्योरिटी एंट्री करनी है तो ये एंट्री करेंगे, अगर नहीं एंट्री करनी तो खाली लोन की एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। ये लॉजिक ध्यान रखना बेटा, क्या पूछा हुआ है, ऐसी एंट्रीज के कोई रूल्स नहीं है, पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन है इसका, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन भी नहीं है, तो ऐसी एंट्रीज याद ही रख लेना माइंड में, क्या हाँ भाई लोन के लिए गिरवी रखना है तो ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो माइंड में आना चाहिए। और इन दोनों सिचुएशन की अब हमें बैलेंस शीट में भी एंट्री बतानी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट अगर बनाए, दो सिचुएशन में बनानी है ना, दो पार्ट कर देते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम लोग बनाते हैं, तो बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट है, पता है पार्टनरशिप की तरह नहीं बनती है, एसेट्स और लायबिलिटीज वैसे बनाकर, भाई इस तरफ लायबिलिटीज इस तरफ एसेट्स, पार्टनरशिप की नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, जो आप चैप्टर 3 में भी सीखोगे। उसके लिए फॉर्मेट आता है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर, या तो फिर पर्टिकुलर, सीरियल नंबर न लिखो तो भी ठीक है, पर्टिकुलर, यहाँ पर आता है नोट नंबर, और आखिरी में अमाउंट। पर्टिकुलर सीरियल नंबर भले ना लिखो, पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, ये ऐसे बनती है बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट। जहां कंपनी की बैलेंस शीट में भी दो पार्ट आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी, लेकिन वो दो पार्ट ऐसे दो पार्टीशन नहीं होते लेफ्ट और राइट की तरह, अप और डाउन की तरह दो पार्टीशन होते हैं, मतलब जिसमें एक पार्ट होता है उसका जिसे कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी वो एक पार्ट, और दूसरा पार्ट आता है उसे कहते हैं एसेट्स।
और इस बैलेंस शीट में भी वैसे ही दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, लेकिन वो अभी तो नहीं, वो तो थर्ड फोर्थ चैप्टर में हम लोग बनाएंगे। अभी तो खाली बताना है कि इनकी एंट्रीज कहाँ करें। अगर ये पहली सिचुएशन है, ये दोनों एंट्रीज करनी है, ठीक है ना, कि ये जो गिरवी रखा उसकी एंट्री बतानी है, तो पहले जो बैंक लोन है वो बैंक लोन कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में कि लायबिलिटी में? लोन कहाँ लिखी जाती है भाई? लोन मिली हमें, वो तो लायबिलिटी में ही लिखी जाती है ना। तो बैंक लोन यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी में। बैंक लोन जो अमाउंट में लिखेंगे 5,50,000 रुपीज। और दूसरा जो गिरवी रखा है वो, तो उसमें देखो 10.5% के डिबेंचर हैं। जो डिबेंचर है ना वो भी हमारी लायबिलिटी कहते हैं। चैप्टर के पहले ही दिन हमने सीखा था, डिबेंचर लायबिलिटी है, पैसे देने हैं। तो डिबेंचर कभी एसेट्स में नहीं आते, वो यहीं पे ही आते हैं। 10.5% डिबेंचर, वो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख के डिबेंचर। लेकिन ये 5 लाख के डिबेंचर बेचे नहीं हैं हमने, पब्लिक को नहीं दिए, गिरवी रखे हैं। तो गिरवी रखे हैं मतलब कभी ना कभी तो वापस मिलेंगे ना, एक इन्वेस्टमेंट की तरह रखे हैं हमने, वापस तो मिलने ही वाले हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट की तरह है, इसलिए यहां पे लिखना होगा दूसरा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख के एसेट्स में। लोन तो एक ही एंट्री आएगी कि वो लायबिलिटी में है, लेकिन गिरवी रखा है उसकी 2 एंट्री। भाई लायबिलिटी, डिबेंचर लायबिलिटी है इसलिए उसकी एंट्री। दूसरा कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, वो हमने खाली गिरवी रखे हैं, वापस मिलने वाले हैं, तो वो रिसीवेबल की तरह एसेट्स में लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, और वही बैलेंस शीट दूसरी सिचुएशन में भी बनानी है। दूसरी सिचुएशन के लिए भी बैलेंस शीट तैयार करें उसी तरह से कि भाई पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट। और इसमें वही 2 पार्ट, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट रहेगा एसेट्स, जिसमें सेकंड सिचुएशन के लिए खाली लोन की एंट्री बतानी है। गिरवी रखा है उसकी एंट्री हमें मेंशन नहीं करनी। तो खाली लोन की एंट्री करें तो सिर्फ लोन किस में आती है, लायबिलिटी में ही ना। सिर्फ लायबिलिटी में लिखी जाएगी बैंक लोन 5,50,000 की, बराबर। ऐसे हमें ये एंट्रीज बतानी है। पहली सिचुएशन में जिसमें गिरवी रखना है तो उसके लिए बैलेंस शीट ये बनेगी। दूसरे में जिसमें गिरवी नहीं रखना है तो उसके लिए बैलेंस शीट ये बनेगी, बराबर। और देखो दोनों में ये क्वेश्चन में ये बताना चाहते हैं ये कि आप गिरवी की एंट्री करो या नहीं करो, बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने गिरवी की एंट्री की है तो लायबिलिटी में लिखे 5 लाख, एसेट्स में भी लिखे 5 लाख, तो लायबिलिटी और एसेट्स दोनों बैलेंस हो गए ना, बराबर। एक डेबिट में लिखा, एक क्रेडिट में लिखा, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों 5 लाख कट हो जाएंगे ना, बचेगी खाली लोन हमारी 5,50,000 की। तो एंट्री करो तो भी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड 5 लाख इक्वल हो जाएंगे। एंट्री नहीं करो तो भी कुछ भी नहीं, खाली लोन ही बचेगा ना 5,50,000 का, बरोबर ना। तो ये सिचुएशन में आपको खाली बताना चाहते हैं कि ये गिरवी की एंट्री आप करो या न करो, बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस में खाली ये लोन की लायबिलिटी ही रहती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर भी ये ध्यान देना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन माना जाता है, ये 3 मार्क में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छी तरह से फिर से समझो, माइंड में लिख लो ऐसे, बुक में लिख लो ऐसे, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग समझे। देखो उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, उसमें है कि अलीबाबा लिमिटेड इशू 18,000 12% डिबेंचर एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 एज ऑन 1 अप्रैल 2017 and interest on this debenture is paid on 30 September and 31st March. Pass journal entry of the above transaction for the year ended 31st March 2018 assuming income tax rate is 20% on for the calculation. अब यहाँ जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, इसमें अलग क्या है, तो इसमें अब अलग ये है कि हमें इसमें डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है। हमें ध्यान है, चैप्टर के स्टार्टिंग पे ही हमने पढ़ा था कि डिबेंचर पे 2 बातें फिक्स होती है, एक तो हर साल या तो 6-6 महीने में देना हो तो 6-6 महीने में कितना इंटरेस्ट देना है वो एक फिक्स होता है, और दूसरा कितने सालों बाद रिडीम करना है, वापस पैसे देने हैं, वो एक चीज फिक्स होती है। डिबेंचर पे ये 2 बातें तो फिक्स होती है ना, तो इसलिए यहाँ हमें सीखना है कि डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देना है।
और इंटरेस्ट देना हो ना तो उसके लिए ये 2 एंट्री करते हैं। ये रूल्स में आप भले लिख लेना, है ना, रूल्स में लिखो या इस क्वेश्चन को टिक कर लो कि डिबेंचर पे कभी भी इंटरेस्ट देना हो तो उसकी ये 2 एंट्रीज की जाती है हमेशा। पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट देना है वो काउंट करके, टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेएबल। पता है जब डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है तो थोड़ा सा टैक्स कट करके दिया जाता है। कंपनी को जो टैक्स देना पड़ता है ना वो डिबेंचर होल्डर को कट करके देते हैं। मतलब आपने अगर मेरी कंपनी के जो है वो डिबेंचर खरीदे हैं, आपने समझो 10,000 के डिबेंचर खरीदे, एक एग्जाम्पल, आपने 10,000 के डिबेंचर खरीदे, उस 10,000 के ऊपर जो है वो 10% इंटरेस्ट भी गिनो तो आपको जो है वो मिलने चाहिए 1,000 रुपए, साल के 1,000 रुपए। लेकिन आपको इंटरेस्ट पूरे 1,000 रुपए नहीं मिलता, उसमें से कंपनी थोड़ा सा टैक्स कट करके फिर आपको देती है, क्योंकि कंपनी को वो टैक्स सरकार को देना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी आपको पूरा इंटरेस्ट नहीं देती, आपके थोड़े से अमाउंट कट करके फिर इंटरेस्ट देती है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि सपोज इनकम टैक्स रेट 20% का है, तो अगर आपका 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है ना तो कंपनी आपको 1,000 नहीं देगी, 20% 200 रुपए कट करके 800 रुपए आपको इंटरेस्ट देगी, बराबर। तो ऐसा मत समझो आपको नुकसान होता है कि आपको 800 रुपए मिले, ऐसा नहीं है। टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी सोर्स, कोई भी इनकम के ऊपर जो टैक्स कट होता है वो टीडीएस। और अगर अगर समझना ये पूरी बात जनरल नॉलेज के लिए भी, कि आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1,000 रुपए, लेकिन उसके बदले में 20% टीडीएस कट हो गए, फिर आपको 800 रुपए ही मिलता है। लेकिन साल के एंड में जब आप इनकम टैक्स, अपनी इनकम टैक्स जब आप जो है वो फाइल करवाओगे ना, आपको ध्यान है ना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है हर साल, तो अगर आप लोग अपनी इनकम टैक्स फाइल करवाते हो तो साल के एंड में पूरे साल में जितना जितना टीडीएस जो जो जगह पे आपका कट हुआ है ना, वो सभी टीडीएस आपको वापस मिल जाता है। तो आपको अभी 800 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन 200 रुपए अगर एंड में आपने भी इनकम टैक्स पे की है ना तो वो 200 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऑन द स्पॉट पहले टैक्स कट होता है लेकिन आपको पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं, खाली कंपनी को 200 रुपए देने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? तो इसीलिए कंपनी जब इंटरेस्ट देती है ना तो पहले टीडीएस कट करके देती है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट है उसमें डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा और टीडीएस कितना कट होगा। फिर दूसरी एंट्री आती है डिबेंचर होल्डर टू बैंक, जितना यहाँ पर डिबेंचर होल्डर को आया उतना दे दिया जाता है फिर, बरोबर ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही काउंट करना है हमें कि भाई उन्होंने 18,000 डिबेंचर इश्यू किए हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो सबसे पहले तो इश्यू की एंट्री करते हैं। डिबेंचर इश्यू किया ना 1 अप्रैल 2017, तो पहले तो इश्यू किए उसकी एंट्री करेंगे ना। फिर इंटरेस्ट ये साल में 2 बार दे रहे हैं 6-6 महीने का, एक 30 सितंबर पे और एक 31 मार्च पे, तो साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है ना पब्लिक को, तो वो 2 बार एंट्री करेंगे इंटरेस्ट की। पहले तो एंट्री देखो, पहले तो इश्यू की एंट्री आएगी और डेट है तो डेट लिखेंगे, पहले 1 अप्रैल 1417 की एंट्री होगी। नॉर्मल, कि नॉर्मल डिबेंचर इश्यू करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं, वो एप्लीकेशन की एंट्री आती है ना, पहले पैसे मिले फिर उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया, वो नॉर्मल एंट्री। तो पहले एंट्री करेंगे हम लोग कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंटेज है, 12%, 12% का डिबेंचर है ना, हाँ 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों कंबाइन लिखा जाता है, क्योंकि इसमें इश्यू एक ही बार किया है इसमें कुछ कि अलॉटमेंट का अलग, कॉल का अलग, एप्लीकेशन का अलग, ऐसा कुछ है? एक ही साथ पूरे 100 रुपए इश्यू कर दिए ना उन्होंने डिबेंचर के, बरोबर ना। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में हो जाता है, जिसमें पहले पैसे मिले, कितने मिले, तो 18,000 डिबेंचर के 100 रुपीज मिले हमें, 100 रुपए में है, कोई डिस्काउंट प्रीमियम नहीं है। 18,000 के 100 रुपीज मतलब 18 लाख, 18 लाख रुपीज हमें मिले ना। और फिर कुछ रिटर्न तो किया नहीं, तो उसी डेट को फिर इसे हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, कोई रिटर्न है नहीं इसमें, तो कैपिटल में मतलब डिबेंचर में ट्रांसफर, कि 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, जिसमें ये पूरा ही ट्रांसफर करना है 18,000 के
100 रुपीज, तो 18 के 100 रुपीज कितने हो जाएंगे? 18 लाख। ये 18 लाख हमने ट्रांसफर कर दिया, बराबर। ये डिबेंचर इश्यू की है अप्रैल को, उसकी एंट्री हमने कर दी। अब उसके बाद अप्रैल के बाद आएगा सितंबर की बारी, कि सितंबर पे हमें इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है ना हमें। तो सितंबर की एंट्री करें, मतलब एंट्री होगी कोई 39/17 को, और इंटरेस्ट देना हो ना तो ये दो एंट्रीज करते हैं हम लोग। दो एंट्री, पहले इंटरेस्ट काउंट करना, फिर उनको इंटरेस्ट दे देना। तो ये दो एंट्री में पहली एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, interest on debenture account debit to debenture holder account and to TDS payable account, जो टैक्स कट होता है वो। और अमाउंट इसमें कैसी? तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो काउंट करेंगे कि देखो 18 लाख के डिबेंचर है ना, पूरी वैल्यू कितनी है डिबेंचर की? 18 लाख। उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है? 12%, 12% का डिबेंचर है ना हमारा, तो 12% इंटरेस्ट देना है, 12%, और कितना? 6 मंथ का। खाली 12% काउंट मत करना, यहाँ सितंबर और मार्च 2 है, तो इसका मतलब 6% का इंटरेस्ट देना है। 6%, 6/12 ऐसे हो जाएगा ना। तो फिर इसकी काउंटिंग होगी कि चलो ये कट, 0 भी कट, 18 6 जा 108, 000, मतलब कुछ होगा 1,08,000 का इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट काउंट करना होगा हमें? 1,08,000, बराबर। 18,000 के 12%, 6 मंथ के, 6 महीने में दे रहे हैं ना, पूरे साल का थोड़ी गिनेंगे हम लोग, बराबर। तो 1,08,000 का डिबेंचर, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें से TDS पेबल टैक्स देना है 20%। तो 1,08,000 के 20% अगर गिनो तो कुछ हो जाते हैं 21,600, बराबर। 20% काउंट करना है ना हमें, तो 21,600, और बाकी यहाँ पे बचेंगे 86,400। हाँ, 86,400, बराबर। तो इतना इंटरेस्ट हमने काउंट किया 6 महीने का। डिबेंचर होल्डर को 1 लाख में से 86,000 देना है, बाकी का टैक्स भरना है, बराबर। फिर इसी तारीख को जो डिबेंचर होल्डर को देने हैं तो उसे पे कर देंगे उसी डेट 39/17। तो वहां पर दूसरी एंट्री ये कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें जो 86,400 हमने काउंट किए वो उसे दे देंगे, सबको जो है वो बैंक में ट्रांसफर कर देंगे ना, सबके अकाउंट में, बराबर ना। ये इंटरेस्ट की एंट्री सितंबर एंड में हुई। अब यही इंटरेस्ट, सेम एंट्री सेम अमाउंट दूसरे 6 महीने में, मतलब मार्च एंडिंग में भी करेंगे ना। सेम एंट्रीज 31/3/18 मार्च एंडिंग, उसमें भी वही एंट्री होगी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड टू TDS पेबल अकाउंट, जिसमें भी अमाउंट तो उतनी ना 6 महीने की, 1,08,000, अमाउंट थोड़ी बदलेगी। यहाँ पर एक 6 महीने में दिया तो दूसरे 6 महीने में भी उतनी ही इंटरेस्ट देंगे, 1,08,000, जिसमें से TDS कटेगा 20%, 21,600, और बाकी डिबेंचर होल्डर को देंगे 86,400, बरोबर है। और वही उसी डेट को 31/3/18 को ही हम उसे पे कर देंगे कि डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिसमें हमने पे कर दिया 86,400, बराबर। ये इंटरेस्ट दे दिया ना, साल में 2 बार इंटरेस्ट दिया, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में। समझ आ रही है बात? एंट्रीज ध्यान आई ना। और आखिरी एक एंट्री इंटरेस्ट के वक्त, जब भी इंटरेस्ट हो तो ये चीज याद रखना, आखिरी एक एंट्री मार्च एंडिंग में इसी डेट को बिना कहे वो एंट्री करते हैं कि पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट हमने दिया उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एक तरह से कंपनी का एक्सपेंस है ना, नुकसान है ना। तो साल में जितना भी ब्याज दिया है ना, इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर होल्डर को, वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। तो आखिरी एक एंट्री आती है, वो बिना कहे हमें करनी है कि
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो पूरे साल में हमने कितना इंटरेस्ट दिया, 1,08,000, 1,08,000 दो बार दिए ना, 6 महीने करके दो बार दिए, मतलब पूरे साल में हमने इंटरेस्ट दिया 2,16,000 का, 2,16,000 का हमने इंटरेस्ट दिया, वो आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर, कि पूरे साल में इतना हमारा नुकसान हुआ। समझ आ रही है बात? एंट्रीज ध्यान आई ना इंटरेस्ट की भी, इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लो, लिख लो माइंड में भी, बुक में भी। फिर जो आगे के क्वेश्चन, सब जो आगे के पॉइंट्स आएंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।